रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने इस तमाम जहान को बनाया और इसको चला रहा है, और बेशुमार दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। First of all, I would like to thank management for inviting me to deliver students and teachers. Just 1 minute. So I would like to thank management, Neri sir, Afreen ma'am, and all the members, those who put effort to organize this program. As Afreen ma'am introduced me, I am known as As Parvez Khan. I am a NLP master practitioner. I am a breakthrough coach, and apart from it, I am also a B.Ed student. I hope many B.Ed students are here. So I also completed my B.Ed. So it will be very convenient for me to interact with B.Ed students, B.Ed, M.Ed, D.Ed, because I am also a teacher. I taught in many colleges. I taught in engineering colleges. I taught in pharmacy colleges. I taught senior colleges also. So apart from training experiences, I taught in colleges also. So I know the requirements of teachers, those who are in the profession and those who are going to become a teacher. मुझे दोनों ही टीचर्स के हालात और उनकी जो ज़रूरत है मैं बखूबी जानता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल से मैं इस टीचिंग ट्रेनिंग फील्ड में हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है, और जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है। और ज़्यादातर मेरा जो कोर एरिया है वो ये है कि आई हेल्प पीपल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एट वर्क प्लेस। कि आप किसी भी प्रोफेशन से हो, उस प्रोफेशन में अपना परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाए, अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए, अपना जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ाए। मैं पर्टिकुलरली इस एरिया में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, इसलिए मेरे कई क्लाइंट्स हैं, कई कंपनी के कई एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, सीईओज हैं, उनको कंटिन्यूसली मेरी ट्रेनिंग रहती है हाउ टू हैंडल द टीम, हाउ टू मैनेज द रिसोर्सेस एंड हाउ टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एट वर्क प्लेस। सो आज के सेशन में मेरा आपको जो टेक अवे मैसेज जो होगा वो 3 पॉइंट होंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो बात है वो इन 3 पॉइंट्स के आसपास हो। उसमें सबसे पहला है, यू कैन नोट डाउन, उसमें सबसे पहला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंज इज माइन। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंज इज माइन, यानी बदलाव की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मेरे अंदर बदलाव आता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और अगर नहीं आता है तो भी मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट दैट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन you should take these 3 messages from me. We call it take away message. So the first point is responsibility for change is mine. बदलाव की जिम्मेदारी मेरी है। No other person is responsible for that. ठीक है। Second, cause versus effect. Cause versus effect. We'll try to understand what is cause, what is effect. And the third message which I would like to deliver here,
that I need to check my language and I should learn a new language. If my old language is not enough efficient, I need to learn a new language. अब ये लैंग्वेज ये स्पोकन वाली लैंग्वेज नहीं है, इट इज अनस्पोकन लैंग्वेज। आप बोलोगे अनस्पोकन क्या होता है ना? आमतौर से हम जो भी लैंग्वेज सीखते हैं वो स्पोकन होती है ना, जैसे स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन मराठी, स्पोकन अरबिक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश और स्पोकन लैंग्वेज। आई विल बी फोकसिंग ऑन unspoken language. What is unspoken language? The language which I use to talk to myself. वो लैंग्वेज जो मैं खुद से बात करने के लिए इस्तेमाल करता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लैंग्वेज। ठीक है, चलिए। सो एज द टॉपिक वॉज डिक्लेयर्ड टुडे, आई वॉज एक्सपेक्टेड टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड positive attitude. These 2 points we will take first. Okay, and one more thing, I am more interested in interaction. है ना, मैं ये चाहूंगा कि इस सेशन में हम ज्यादातर ये करें कि आप सवाल करो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूं। ठीक है, और आखिर में हम एक एक्टिविटी भी लेंगे। ठीक है, एक एक्टिविटी भी लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपके लिए 2 सरप्राइज एक्टिविटीज है। ठीक है, वो एंड में। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये एक ऐसा वर्ड है जो हम कई जमाने से सुनते आ रहे हैं। अक्सर हम सुनते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे पहले तो ये एक बहुत जनरल वर्ड है, बहुत ही जनरल वर्ड है, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है। सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलने से पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी, उसके डीप में जाके उसके जो एलिमेंट्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एलिमेंट्स, एक एक एलिमेंट हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर्सनालिटी 2 तरह की होती है। एक होती है फिजिकल पर्सनालिटी, जो कि मेरा अपीयरेंस है ना, कि मैं कैसे दिखता हूं, दैट इज माय फिजिकल पर्सनालिटी। सेकंड, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी मीन्स माय ईच एंड एवरी एक्शन, माय बिहेवियर, माय डिसीजंस, all they reflect my intellectual personality. So today we'll talk about intellectual personality. और intellectual personality कैसे पता लगती है? जैसे मैंने कहा ना, through my behavior, through my decisions, how I deal with others, how do I handle a situation, ये सारी एक्टिविटी से पता चलती है मेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, चलिए। अब अगर दोनों को कंपेयर करें, फिजिकल पर्सनालिटी और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, तो फिजिकल पर्सनालिटी पर हमारा बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, पूरा अटेंशन फिजिकल पर्सनालिटी पे, सारे पैसे फिजिकल पर्सनालिटी पे, सारी दुनिया का टेंशन फिजिकल पर्सनालिटी के लिए ही है। मैं दिखता कैसे हूं, मैं दिखती कैसे हूं, फिर कॉस्मेटिक का खर्चा, फिर महंगे महंगे कपड़े, है ना। और कमाल की बात यह है कि कोई फिजिकल पर्सनालिटी के बारे में बुरा बोले तो बहुत जल्दी बुरा लगता है, कोई इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी के बारे में बुरा बोले तो नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी के ताल्लुक से उतना अवेयरनेस ही नहीं है। कोई अगर आपको यह कहे कि आपका सेल्फ बिलीफ ठीक नहीं है, आपको समझा ही नहीं, आप इजी ले लेते उसको, इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन कोई अगर आपको बोले कि तेरी नाक बंदर की जैसी है, बहुत बुरा लगता है ना। सो अगर ये दोनों पर्सनालिटी को कंपेयर करें तो फिजिकल पर्सनालिटी पे सारा हमारा अटेंशन, सारे रिसोर्सेस, सारी एनर्जी फिजिकल पर्सनालिटी पे स्पेंड हो रही है। इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी की तरफ हमारा बहुत कम ध्यान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ध्यान नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में रेशो बहुत कम है, बहुत कम। मैं कहूंगा 98 और 2, इंटेलेक्चुअल पे 2% का हमारा अटेंशन है, 98% फिजिकल पर्सनालिटी में हमारा अटेंशन। अब दोनों के इंपॉर्टेंस क्या है? तो फिजिकल पर्सनालिटी मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं इंप्रूव करनी चाहिए,
लेकिन उसके अपने लिमिटेशंस है। कुछ एरियाज है जहां पर फिजिकल पर्सनालिटी के बेनिफिट्स है। जैसे आप दिखने में अच्छे हो, फेयर हो, टॉल हो, मस्क्यूलर हो, कुछ एरियाज है जहां उसके एडवांटेजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर फिजिकल अपीयरेंस को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, अगर आपका फिजिकल अपीयरेंस ठीक है तभी आप उस प्रोफेशन में आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते हो। तो ऐसे कितने, ऐसा उंगलियों पे कितने जैसे गिनने जैसे प्रोफेशन है बस जहां फिजिकल अपीयरेंस की इंपॉर्टेंस है। लेकिन इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, एवरी प्रोफेशन नीड्स इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। एवरी प्रोफेशन में कह रहा हूं, आप एक कोई एक प्रोफेशन बता दीजिए मुझे जहां इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी डेवलप की जरूरत नहीं है। यहां तक कि जहां फिजिकल पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट है उसमें भी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी की जरूरत है ना। जैसे मिसाल के तौर पर फिजिकल पर्सनालिटी लोग कहां करते हैं, अगर मिलिट्री में जाना है, पुलिस में जाना है ना, या किसी को मॉडल बनना है, ठीक है। अब ठीक है, सिलेक्शन तो हो गया, यानी फिजिकल पर्सनालिटी के बिना पर सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन वहां सरवाइव करना और वहां ग्रो करना अब इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी की जिम्मेदारी है। सो माय क्वेश्चन इज, हम अपनी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी पे कितना काम करते हैं। अब आप बोलोगे सर मैंने बहुत पढ़ा, मैं तो पीएचडी हूं, है ना भाई, पीएचडी हूं मैं, अब उसके बाद क्या है। तो मैं फिर यही कहूंगा कि नॉलेज एक अलग चीज है, नॉलेज एक अलग चीज है, और उस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज में लाना वो एक अलग चीज है। तो अगर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो अपनी नॉलेज को, तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है, वरना नॉलेज इज ओनली स्टोर्ड इन योर मेमोरी, दैट्स इट। Whenever it will require, you will write down, है ना। जैसे कि आमतौर से हमारे पास, हम कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो इस इंटेंशन से पढ़ते हैं कि एग्जाम देना है, एग्जाम देना है, एग्जाम देना है। तो खूब दुनिया भर की नॉलेज हमने गेन कर ली, किस लिए, एग्जाम के लिए। फिर आपने एग्जाम दे दिया, उसके दूसरे दिन से अब उस नॉलेज का और आपका कोई ताल्लुक ही नहीं। सो हैविंग नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग, गिविंग इट अ प्रैक्टिकल टच इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो यहां मैं कह रहा था फिजिकल और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। अब इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी कैसे पता चलती है, आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, आपकी स्किल्स से। सो बेसिकली नाउअडेज व्हाट वी टीच, हमारा एक प्रोग्राम है फिल स्किल गैप, एक सॉफ्ट स्किल अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा होता है फिल स्किल गैप। उसमें हम आमतौर से इस बात पे जोर देते हैं कि चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करो कि कौन से स्किल्स कम है, और जो स्किल्स कम है उसको फिल करने की कोशिश करें। बिकॉज एवरीबडी हैज स्किल गैप, हर एक में कहीं ना कहीं स्किल गैप होता है। अब अगर मैं कहूं कि प्रोफेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन, उसकी बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। जैसे हर प्रोफेशन में एंटर होने के लिए आपको कुछ नॉलेज चाहिए, ठीक है। उस प्रोफेशन में काम करने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए। सो व्हाट इज द प्रोफेशन रिक्वायरमेंट, फर्स्ट नॉलेज, सेकंड स्किल, एंड द थर्ड वन इज सुटेबल एटीट्यूड, सुटेबल एटीट्यूड फॉर दैट प्रोफेशन, यानी ऐसा एटीट्यूड चाहिए कि उस प्रोफेशन की वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो व्हाट आई सेड, 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोफेशन, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, ठीक है। अब अगर यहां देखा जाए इन तीनों में, तो सबसे ज्यादा हमने एफर्ट्स लिए नॉलेज के लिए। मोस्ट ऑफ आवर टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज स्पेंड ऑन गेनिंग द नॉलेज, और ये तो दौर ही चल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो नॉलेज की तो खिल्लत हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, है ना। तो नॉलेज, अगर हम ये तीनों में बात करें, सबसे ज्यादा टाइम, एनर्जी हमने कहां स्पेंड की, गेनिंग नॉलेज, ठीक है।
यानी आप खुद अपना बचपन से पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, किताबें आपने खरीदी है ना, आपने ट्यूशन लगाया, आपने स्कूल की फीस भरी, तो इन सब में क्या है, सब सब नॉलेज गेन किया आपने, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर हमने कहीं फोकस किया तो वो किया नॉलेज में, ठीक है। उससे कम स्किल्स, ठीक है। कुछ स्किल्स आपने डेवलप किए, जैसे आपने कोई कंप्यूटर चलाना सीख लिया, ठीक है, कोई कोडिंग डिकोडिंग आपने सीख ली, आपने कम्युनिकेशन स्किल सीख लिया, ठीक है। तो नॉलेज से कम स्किल पे काम हुआ। और सबसे कम, या मैं कहूं पूरी तरह से नजरअंदाज अगर किसी चीज को कर दिया गया है तो वो है एटीट्यूड, पूरी तरह से। एकेडमिक तो छोड़ ही दीजिए आप, हमारे एकेडमिक सिलेबस में तो मैं नहीं समझता कि कोई एक कोर्स छोड़िए, एक पेज का चैप्टर भी नहीं है एटीट्यूड के बारे में। लेकिन इंपॉर्टेंस कितनी है, अब सुनिए इंपॉर्टेंस कितनी है। आजकल के जो बिजनेस ओनर्स है, या जो लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जब वो रिक्रूट करते हैं, यानी हमारा इंटरेक्शन होता रहता है एचआर मैनेजर्स से, एचआर रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं, सो मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स, मोस्ट ऑफ द एचआर मैनेजर्स, दे से वी हायर फॉर एटीट्यूड। हम बंदे को उसके एटीट्यूड के बिना पर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के हॉल तक अगर वो आ गया है तो सफिशिएंट नॉलेज है, बाकी हम दे देंगे। यानी अगर यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पे अगर बैंक का इंटरव्यू चल रहा है, या एक इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू चल रहा है, मुझे बताइए इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू चल रहा है, डॉक्टर आएगा क्या? नहीं आएगा। डॉक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू चल रहा है, इंजीनियर जाएगा? नहीं। तो जो रिक्रूटर्स है उनका ये कहना है कि हमको पता है इस पोस्ट के लिए जितने कैंडिडेट आए हैं उनको इस प्रोफेशन के ताल्लुक से सफिशिएंट नॉलेज है, सफिशिएंट स्किल उनकी है। तो फिर अब सिलेक्शन किस पैरामीटर पे होगा? तो सिलेक्शन होगा एटीट्यूड पर। अब सिलेक्शन होगा एटीट्यूड पर। क्यों? तो ये कंपनीज का ये कहना है कि अगर किसी इंसान में जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर उसको किसी नॉलेज अगर कम हो तो 3 महीने 6 महीने का कोर्स करा के हम उसको नॉलेज बढ़ा देंगे। अगर उसकी स्किल्स कम है, हम उसको ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके उसकी स्किल्स भी बढ़ा देंगे। बट एक चीज है जो हम उसकी नहीं बदल सकते, और वो है उसका एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड हम नहीं बदल सकते, इसलिए वी हायर फॉर एटीट्यूड। हम देखते हैं कि इतने सारे कैंडिडेट में जिसका सबसे ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट एटीट्यूड होगा, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। और आमतौर से आप देखिए ना, यानी अगर सिलेक्शन नॉलेज के बेस पे ही होने हैं तो फिर ये इंटरव्यू के प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे टीचर चाहिए अपने स्कूल के लिए, मैं यहां पर आऊंगा और मैं कहूंगा चलो 90 प्लस वाले सिलेक्टेड, हो सकता है ना? मैं डायरेक्ट ये कहूंगा मैनेजमेंट को कि बताइए आपके कॉलेज में पिछले साल 90 प्लस जिसने स्कोर किया है भेज दो, सिलेक्टेड। लेकिन ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता। यानी 90 टू 95 स्कोर करने वाला भी रिजेक्ट हो सकता है इंटरव्यू में, और 60-65 स्कोर करने वाला भी सेलेक्ट हो सकता है इंटरव्यू में। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज एटीट्यूड। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसा इंप्लॉय चाहिए कि जिसके एटीट्यूड से उस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को फायदा होता है, ना कि नुकसान होता है। अब जैसे कि हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हैं, उसमें एक बात बहुत जोर देकर मैं बताता हूं, वो ये है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉइज का एटीट्यूड अगर एक का भी अगर रॉन्ग है तो पूरा इन्वायरमेंट स्पॉइल होगा, और अगर एक का भी एटीट्यूड राइट है तो वो इन्वायरमेंट बदलने की कोशिश करें। सो इंडिविजुअल्स एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। जैसा हम आमतौर से कहते हैं ना कि एक मछली सारा तालाब गंदा करती है, कहावत गलत नहीं है वो। तो यहां रिक्रूटर्स एटीट्यूड को इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि उनको पता है कि ये कैंडिडेट ने अभी तक जो भी किया वो इंडिविजुअली किया। इसने बड़े एग्जाम पास किए इंडिविजुअली, इसने बड़े टूर्नामेंट जीते इंडिविजुअली, लेकिन क्या ये टीम में एडजस्ट होने के लायक है? क्या ये प्रेशर हैंडल करने के लायक है? क्या इसमें पेशेंस है? क्या ये लीड कर सकता है? क्या ये अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है? क्या ये अपने साथ काम करने वालों को मोटिवेट इंकरेज कर सकता है? ये सब चेक किया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि एटीट्यूड की बड़ी वैल्यू है और कंपनीज दे हायर फॉर एटीट्यूड। ठीक है, अब इसको इस तरह से हम कहते हैं कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो ये उसका नॉलेज गैप है। और कोई अगर ये कहे आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ये उसका स्किल गैप है। और अगर कोई ये कहे कि आई एम नॉट गुड इनफ टू डू दिस, ये उसका एटीट्यूड गैप है। यानी उसका एटीट्यूड ही यही है कि वो कोशिश ही नहीं करना चाहता, या वो उस काम को इतना मुश्किल समझता है कि उसको लगता है मुझसे नहीं होगा। तो ये एटीट्यूड गैप है। सो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू फिल दिस गैप। जिसका स्किल गैप है उसको नॉलेज दे दी, जिसका नॉलेज गैप है उसको नॉलेज दे दी, जिसका स्किल गैप है उसको ट्रेनिंग दे दी। और जिसका एटीट्यूड गैप है, कंपनी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनके पास एक ही ऑप्शन है, रिजेक्टेड। क्योंकि एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। और होता है इससे, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे एक लड़का है जो पूरे स्कूल के दौर में टॉप रहा, टॉप सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट रहा, फ्रंट बेंच पे बैठता था, हर प्रोग्राम में उसने फर्स्ट प्राइज जीता, मेडल जीते, ट्रॉफीज जीती, सर्टिफिकेट जीते। अब उसका एटीट्यूड ये बन गया, आई एम वेरी टैलेंटेड एंड आई कैन नॉट स्टे विथ लेस टैलेंटेड पीपल। देखिए, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, उसमें स्किल्स बहुत ज्यादा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, टॉप पे टॉप, टॉप पे टॉप किए जा रहा है। अब वो कॉलेज जाता है तो उसका एटीट्यूड है, आई एम वेरी टैलेंटेड एंड आई कैन नॉट स्टे विथ लेस टैलेंटेड पीपल। तो कॉलेज में वो फ्रेंड बना रहा है और वो थोड़े दिन में चेक करता है कि इसको तो कुछ भी नहीं आता, उससे दोस्ती खत्म, नया फ्रेंड। फिर उसको चेक करता है, अरे इसको तो ये भी नहीं आता है, उसको भी छोड़ा, फिर नया फ्रेंड। यहां तक हद ये हो गई कि कॉलेज के कुछ लेक्चरर्स के लेक्चर भी अटेंड नहीं करता है, क्योंकि वो जज कर रहा है इसको कितने लेक्चरर बना दिया, इससे ज्यादा तो मुझे आता है। तो सेल्फ स्टडी करके वो एग्जाम पास कर रहा है। अब ठीक है, कॉलेज के 4 साल तक वो ये करता रहा, अब वो था बड़ा टैलेंटेड, तो उसके टैलेंट के बिना पर उसको बहुत हायर पोजीशन मिली, हायर पोजीशन, उसको बना दिया डायरेक्ट मैनेजर। अब उसके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग उसके ऊपर काम करते हैं। तो उसने जब काम करना शुरू किया तो उसने देखा कि यार इनको तो ये भी नहीं आता, इनको तो ये भी नहीं आता, मैं इनके साथ नहीं रह सकता। फिर अपने सीनियर को देखता और कहता इसको किसने बॉस बना दिया, इसको तो ये भी नहीं आता, मैं इसके अंदर कैसे काम कर सकता हूं। अब इसका ये जो एटीट्यूड था, स्कूल कॉलेज तक तो ठीक था, अब यही उसका जो एटीट्यूड है, अब ये उसको परेशान करेगा। अब मुझे बताइए, जिस तरह वो कॉलेज में फ्रेंड्स बदल रहा था, क्या यहां पूरी स्टाफ बदल देगा? अपना बॉस बदल सकता है वो? नहीं बदल सकता है। सो व्हाट विल हैपन, ही विल फील वेरी अनकंफर्टेबल। अब उसको वो जॉब बदलनी पड़ेगी, उसको ऐसा प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा जहां पर वो अकेला काम करता हो, बैक ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पीटता हो, बस उसके लिए यही जॉब रहेगी बस। अब तो अगर उसको उस प्रोफेशन में सरवाइव करना है तो उसको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको क्यों एग्जांपल दी, क्योंकि हम क्या समझते हैं, मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत कुछ करना आता है ना, आई वॉज द टॉपर ऑफ माई कॉलेज, बट एवरीथिंग विल नॉट हेल्प यू एवरीवेयर। हर जगह की एक अलग जरूरत होती है, हर जगह की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, आपको वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको वो सीखना पड़ेगा। तो ये होता है एटीट्यूड।
कि अगर वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होगा तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। जैसे मैं अक्सर बॉयज को एग्जांपल देता हूं कि जब तक आप पढ़ते रहते हो, ठीक है, तो आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो बिलीफ है टुवर्ड एक्सपेंसेस, वो क्या होता है कि मुझे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पापा है ना, यही होता है। मुझे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पापा है। और पापा का भी यही यही होता है बिलीफ, बेटा तू पढ़, कितने पैसे लगते मैं लगाने को तैयार हूं। देखिए अब एक टाइम आता है घर वालों का बदल जाता है एटीट्यूड, अब उसका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अब उसके बाद घर वालों का एटीट्यूड ये हो जाता है कि इतना बड़ा हो गया खुद कुछ क्यों नहीं करता, और अगर इसका नहीं बदला तो इसका भी बदलना जरूरी है, ठीक है। तो अक्सर प्रॉब्लम यही हो रहा है कि वक्त के साथ हमारे बिलीफ बदल नहीं रहे, हमारा एटीट्यूड बदल नहीं रहा, रिजिड हो गए हम, रिजिड। मैं घर पे जैसे हूं कॉलेज में भी वैसे ही हूं, मैं कॉलेज में ऐसे हूं, मैं सोसाइटी में भी ऐसे ही हूं, मैं नए लोगों के साथ भी ऐसे ही हूं, पुराने के साथ भी ऐसे ही। सो एटीट्यूड में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। बिकॉज एक हम एनएलपी में हमारे पास एक टर्म है, एक्चुअली एनएलपी के 150 रूल्स है, तो उसमें से एक रूल है, द मोस्ट फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ अ सिस्टम कंट्रोल्स द सिस्टम। यानी जो इंसान जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा वो अपने आसपास के लोगों को उतना ज्यादा इंप्रेस कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है और उनको लीड भी कर सकता है। जो रिजिड रहेगा अकेला। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों चाहिए? टू मोल्ड बी एटीट्यूड, टू मोल्ड एटीट्यूड, ठीक है। चलिए अब सॉफ्ट स्किल, अब स्किल पे हम बात करते हैं तो स्किल में दो तरह के स्किल्स होते हैं, एक होती है हार्ड स्किल और एक होती है सॉफ्ट स्किल, ठीक है। नाउ व्हाट इज हार्ड स्किल? हार्ड स्किल इज ऑल अबाउट लाइक यू डू द कोर्सेस, जैसा आपने कोई कोर्स किया, कंप्यूटर चलाना सीख लिया, वो हार्ड स्किल है। आपको कोई कार चलाना आती है, हार्ड स्किल है, ठीक है। आपको कोई मशीन ऑपरेट करनी आती है, हार्ड स्किल है। आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, अकाउंट बहुत अच्छा है, हार्ड स्किल है, ठीक है। नाउ व्हाट इज सॉफ्ट स्किल? योर कम्युनिकेशन, योर लीडरशिप क्वालिटीज, ओके, योर डिसिप्लिन, योर डिसीजन मेकिंग, ओके, एंड योर इंटरेक्शन विद अदर्स, ये है सॉफ्ट स्किल, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, हार्ड स्किल किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आप सीख सकते हो और वो सीखने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है ना। जैसा फॉर एग्जांपल बीएड करने के बाद आपको एक डिग्री मिलेगी, अब अपने आप को टीचर कहला सकते हो, ठीक है। लेकिन ये डिग्री काफी नहीं है एक आइडियल टीचर बनने के लिए, वहां जरूरत किस चीज की है? सॉफ्ट स्किल। तो हार्ड स्किल क्या है? हार्ड स्किल इज लर्न इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बाय ज्वाइनिंग अ इंस्टीट्यूट, ठीक है। और हार्ड स्किल जो होती है वो पेपर पे प्रूव हो सकती है, पेपर पे प्रूफ हो सकती है। जैसे आपने बीएड किया, आपने डिग्री बता दी है, हाँ बीएड है ना, एमएड आप पेपर पे दिखा सकते हो, ठीक है। और हार्ड स्किल इज ट्रांसफरेबल, हार्ड स्किल ट्रांसफर भी होती है ना। जैसे एग्जाम किसी और ने दिया और डिग्री पे नाम किसी और का है, ट्रांसफरेबल है ना, किया एक ने नाम दूसरे का है। तो हार्ड स्किल कैन बी शोन ऑन पीस ऑफ पेपर, कैन बी ट्रांसफर्ड, ओके, एंड हार्ड स्किल हैज लिमिटेड एरियाज टू परफॉर्म। जैसा फॉर एग्जांपल आप चाहे टीचर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, आपकी ये टीचिंग वाली डिग्री, आपकी डॉक्टर वाली डिग्री क्या घर के मैटर सॉल्व कर सकती है? यानी अब्बा गुस्सा हो रहे और अब्बा बोल सकते क्या टीचर को डांट रहे तुम? बोल सकते हैं ऐसा? आपका दोस्त आपसे नाराज है, आप उसको बोल सकते हो, डॉक्टर से कैसे नाराज हो सकते तुम? वो बोलेगा सॉरी मैं भूल गया था,
होगा ऐसे? नहीं हो सकता है। तो आपके हार्ड स्किल की जो ना लिमिटेशंस है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में वो हार्ड स्किल का यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने टीचर का कोर्स किया है, क्लासरूम के हद तक आपको काम आ रही है, आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, आप सॉफ्ट स्किल का काम है। सो व्हाट आई सेड, हार्ड स्किल की ना लिमिटेशंस है। जैसे मुझे कंप्यूटर चलाने बहुत अच्छा आता है और मैंने एमएससीआईटी का कोर्स किया है, तो एमएससीआईटी का मेरे पास सर्टिफिकेट है। अब जब तक कंप्यूटर सामने नहीं आएगा, मैं अपनी वो स्किल्स नहीं बता सकता। बता सकता हूं क्या? जैसे मेरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे और मैंने उनको पॉज कर दिया, पॉज है पॉसिबल? कुछ में लोग मेरी फैमिली में है जिनकी वजह से मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैंने उनको डिलीट कर दिया, है पॉसिबल? है ना? वाइफ बहुत चिल्ला रही है, मैंने उसका वॉल्यूम कम कर दिया, है पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट मींस हार्ड स्किल के लिमिटेशंस है। और यही हो रहा है, देखिए गलतफहमी क्या हो रही है पता है, हर कोई अपने एक गुमान में है, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना पढ़ा लिखा। तो भाई आपकी जो नॉलेज है ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए है और प्रॉब्लम दूसरे एरिया में। तो ये एरिया में आपने अपने आप को डेवलप किया और ये एरिया पूरी तरह से छोड़ दिया आपने। अब जब वो एरिया में प्रॉब्लम आता है, सो यू डोंट नो हाउ टू डील विद दैट। ठीक है? तो हार्ड स्किल में कह रहा हूं ना, लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर एरिया तक उसका काम है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं। जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अब लोगों को हेल्प कैसे मांगेंगे? डिग्री बता के, डिग्री बता के हेल्प मांगेंगे कि प्लीज मुझे बैठने दीजिए, मैं टीचर हूं। वो बोलेगा, होंगे आप? तो हार्ड स्किल के लिमिटेशंस है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही वो काम आता है, उसके बाद वो काम नहीं आता है। और खास बात, हार्ड स्किल एक एज तक ही डेवलप होता है, उसके बाद अक्सर लोग 99% लोग हार्ड स्किल डेवलप करना बंद कर देते हैं जब उनकी जॉब लग जाती है। जॉब लग गई, प्रोफेशन शुरू हो गया, पैसे आना शुरू हो गए, खत्म, आपको आएगा कोर्स। तो हार्ड स्किल सीखने के एक लिमिटेशंस है, उसके बाद कोई सीखता नहीं। ठीक है? जैसे हम कम्युनिकेशन क्लासेस लेते हैं, तो उसमें ज्यादातर जो है तो 18-20 साल की एज तक ही स्टूडेंट रहते। अब ऐसे नहीं कि जरूरत उसके बाद वालों की नहीं है। अब फॉर एग्जांपल कोई 30 साल, 35 साल, 50 साल वालों की जरूरत है इंग्लिश बोलना, तब उनका ये डिमांड होती है कि सर मेरे को अकेले में पढ़ाओ आप। क्योंकि हमने यानी कलेक्टिवली हमने एक इन्वायरमेंट बना दिया कि बेटा तुम जो है ना, एक बार प्रोफेशन में चले गए तो अब तुम स्टूडेंट जैसा क्लास में नहीं बैठ सकते, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो मैं बता रहा हूं, अक्सर मेरे पास ऐसे लोग हैं कि जिनकी जॉब जाने वाली है इंग्लिश नहीं आने की वजह से, लेकिन उनका वो एटीट्यूड नहीं जा रहा कि मैं दूसरे स्टूडेंट के साथ भी बैठ सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। वो एटीट्यूड नहीं जा रहा, जॉब जारी, यानी इनकम बंद होने वाली है, लेकिन वो एटीट्यूड नहीं जा रहा कि सर आई एम रेडी टू सिट विद अदर स्टूडेंट्स, आई डोंट माइंड। ये एटीट्यूड नहीं जा रहा और बड़ा लोग फेस कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोग अभी टीचर बनने ही वाले हो, तो हमारा एक प्रोग्राम है टीचर्स बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें खास तौर से टीचर्स के बिहेवियर पे हम काम करते हैं। बिकॉज व्हाट वी बिलीव, स्टूडेंट पहले टीचर को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसका लेसन एक्सेप्ट करता है। आप खुद बताइए, अगर मैं आपको पूछूं आपके स्कूल में फेवरेट टीचर कौन थी, आप एक या दो ही नाम बताते, है ना? लेकिन ऐसा नहीं था आपके स्कूल में दो ही टीचर थे, आपके स्कूल में कम से कम 12-15 टीचर्स थे। सबको फेवरेट क्यों नहीं बोला आपने? क्यों नहीं बोला? बिहेवियर। आपने टीचर को फेवरेट इसलिए नहीं बोला कि वो रोज चॉकलेट देती थी आपको, नहीं, आपने उस टीचर के बिहेवियर के बिना पर उसको फेवरेट बोला। हो सकता है वो टीचर अपने सब्जेक्ट में वीक होगी, दूसरी टीचर सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट होगी, लेकिन उसको फेवरेट क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि बिहेवियर। तो यहां पे टीचर का जो है, स्टूडेंट फर्स्ट दे एक्सेप्ट टीचर्स बिहेवियर,
and then they accept that teacher's lesson. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मेरी बेटी सेकंड स्टैंडर्ड में थी और सेकंड स्टैंडर्ड में जब उसको ड्राइंग के बारे में कहा जाए तो वो कहती थी मुझे नहीं करना ड्राइंग, बहुत बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग होता है ड्राइंग। पूरे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में उसने कभी ड्राइंग नहीं की। अब जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में आई तो ड्राइंग के सारे सामान मंगाए मेरे से, अलग अलग कलर के बॉक्सेस मंगा लिए, वो स्टैंड मंगाया, कैनवस मंगाया और पूरा घर पेंट करना शुरू कर दी उसने। मैंने कहा ये एकदम बदलाव कैसे? तो पता चला उसकी फेवरेट टीचर ड्राइंग सिखाती है, उसकी फेवरेट टीचर ड्राइंग सिखाती है। ऐसा नहीं था कि फर्स्ट सेकंड में ड्राइंग नहीं था, फर्स्ट में भी ड्राइंग था, सेकंड में भी ड्राइंग था, लेकिन थर्ड में आने के बाद उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया ड्राइंग। क्यों? बिकॉज शी स्टार्टेड टू लाइक दैट टीचर, और अब वो उस टीचर को नाराज नहीं करना चाहता। तो कोई होमवर्क हो ना हो, उसका ड्राइंग का होमवर्क पहले होता था। क्यों? वो टीचर नाराज नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैथ्स वाली हो जाए तो हो जाए, मराठी वाले हो जाए तो हो जाए, मेरी ड्राइंग वाली टीचर मेरे से नाराज नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि वो बच्ची जो सेकंड तक उसको ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं था, थर्ड स्टैंडर्ड में आने के बाद ड्राइंग उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। व्हाई? बिकॉज शी लाइक्स दैट टीचर। सो इसीलिए मैं कहता हूं ना कि स्टूडेंट पहले टीचर को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद उसका लेसन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है? और अब ये होगा कैसे? एटीट्यूड। ठीक है? क्योंकि अब एक स्कूल में जितने टीचर्स हैं सभी का क्वालिफिकेशन सेम है ना, सभी ने डीएड किया है, सभी ने एमएड किया है। तो फिर ऐसे क्यों कि एक टीचर सबकी फेवरेट है, एक टीचर के सारे पेरेंट्स भी तारीफ कर रहे हैं और बाकी की जो है तो बुरी हाल है। आई होप आवाज आ रही है ना? ठीक है। दूसरी एग्जांपल टीचर्स के ताल्लुक से, मेरे पास में एक स्पेशल टीचर्स की बैच चलती है, इंग्लिश स्पोकन की, ओनली टीचर्स। अब मैंने उन लोगों को पूछा कि आपको क्या जरूरत, आपका सब्जेक्ट हिंदी है, आपका सब्जेक्ट उर्दू है, आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो उन टीचर का, देखिए मैं बिल्कुल उनके एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो टीचर, उनमें से अक्सर टीचर का बोलना यह था कि सर मैं इस स्कूल में 6 साल से पढ़ा रही हूं, 6 साल से पढ़ा रही हूं और मेरी सैलरी जो है 5,500 रुपए। और कल ही स्कूल ने एक फ्रेश कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है जिसको कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और उसको 12,000 दे रहे। मैं 6 साल से जॉब कर रही हूं, मेरी सैलरी 5,500 और वो लड़की अभी डीएड बीएड करके आई है, उसको 12,000 सैलरी दे रहे। मैंने कहा वो क्यों? तो बोले वो इंग्लिश में बात करती है, वो इंग्लिश में बात करती है और हम अपने सब्जेक्ट को लेकर बड़े खुश थे। मैं मैथ्स की टीचर, मैं मैथ्स की टीचर, मैं साइंस की टीचर। हमको अब समझ में आया इंग्लिश की क्या वैल्यू है। तो हो ये रहा है कि जब भी पेरेंट्स आ रहे, मैनेजमेंट वो इंग्लिश बोलने वाली टीचर को आगे कर रहे, जब भी प्रोग्राम्स हो रहे वो इंग्लिश बोलने वाली टीचर स्टेज पे जा रही। तो इससे हो क्या रहा है? देखिए, स्कूल इज अ बिजनेस, तो बिजनेस ओनर को जहां से फायदा होगा उसी को प्रमोट करेंगे ना। तो यहां हो ये रहा है कि उस एक टीचर की वजह से स्कूल का रेपुटेशन बढ़ रहा है। स्कूल का रेपुटेशन किससे बढ़ रहा है? वो जो इंग्लिश बोल रही है। तो इन्होंने कहा कि अब हमको भी सीखनी है, और कई बार तो हमारे मैनेजमेंट ने इनडायरेक्टली बोल भी दिया, अगर इंग्लिश नहीं आई तो फिर देख लो तुम्हारा क्या है। इनडायरेक्टली बोल भी दिया, यानी थ्रेट फील हो रहा है, थ्रेट। ठीक है? तो इसलिए मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं कि जाने से पहले वो सारी चीजें आपको करनी है जो आपको एक फेवरेट टीचर बनाता हो। अच्छा, फेवरेट खाली स्टूडेंट की नहीं है, मैनेजमेंट की भी फेवरेट होनी चाहिए। हाँ, और मैनेजमेंट का अलग रिक्वायरमेंट होता है। मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है डायनामिक टीचर, कम्युनिकेटिव टीचर, डिसिप्लिन टीचर, ब्रेव टीचर, टैक्टफुल टीचर एंड रैशनल थिंकर। ये मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट। बच्चे ठीक है हंसी मजाक पसंद करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट अलग है। तो आपको सिर्फ टीचर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं बनना है, अपने मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी टीचर बनना है।
कि मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट, अल्टीमेटली स्कूल कॉलेज इज अ बिजनेस, उनको भी चलाना है ना अपना। तो जब तक उनके रिप्रेजेंटेटिव इफेक्टिव नहीं होंगे, इंप्रेसिव नहीं होंगे, वो जो मैनेजमेंट है वो नहीं चल सकता। ठीक है, चलिए, तो सॉफ्ट स्किल में बात कर रहा था, सॉफ्ट स्किल की। तब सॉफ्ट स्किल क्या है? जैसा हार्ड स्किल मैंने कहा, एक कोर्स करके आप हार्ड स्किल डेवलप कर सकते हो और एक एज तक ही डेवलप करते हो, और हार्ड स्किल कैन बी ट्रांसफर्ड। एग्जाम एक ने दिया, सर्टिफिकेट में नाम दूसरे का आ सकता है, बट सॉफ्ट स्किल इज नॉट लाइक दैट। सॉफ्ट स्किल कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। सबसे पहली चीज, सॉफ्ट स्किल ट्रांसफर नहीं हो सकती, है ना। जैसे आप बोलो सर आपका कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा है, कल मेरा इंटरव्यू है, आप जरा दे दो, मैं वापस दे दूंगी परसों। है पॉसिबल? नहीं हो सकता है ना। आप बोले सर आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा लग रहा है, मुझे 2 दिन के लिए उधार दीजिए आपका डिसीजन मेकिंग, मैं परसों आपको वापस दे दूंगी। नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, सॉफ्ट स्किल कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, एंड कैन नॉट बी शोन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। सॉफ्ट स्किल आप पेपर पे नहीं दिखा सकते। दिखा सकते हैं? जैसे इंटरव्यू में आपको पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और आप उसको बोलोगे कि सर आप मेरी इंग्लिश चेक कर रहे हो, ये रहा हमारा इंग्लिश का सर्टिफिकेट। अब तो आपको तसल्ली होगी मुझे इंग्लिश आती है, ये रहा मेरा 6 महीने का कोर्स, मैंने इंग्लिश किया है। मानेगा वो? नहीं मानेगा। अगर इंटरव्यू वो ये पूछता है कि डू यू हैव पेशेंस, आप बोलोगे ये रहा मेरा पेशेंस का सर्टिफिकेट, बहुत है मेरे अंदर। मानेगा वो? नहीं मानेगा। वो बोलेगा कि वी आर लुकिंग फॉर राइट एटीट्यूड, आप बोलोगे ये रहा मेरा राइट एटीट्यूड का सर्टिफिकेट। सो कैन यू प्रूव सॉफ्ट स्किल ऑन अ पीस ऑफ पेपर? यू कैन नॉट। तो सॉफ्ट स्किल इज ओनली डेमोन्स्ट्रेटेड। रिमेंबर, सॉफ्ट स्किल इज ओनली डेमोन्स्ट्रेटेड। आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा, यस आई हैव दैट स्किल। ठीक है। थर्ड थिंग, सॉफ्ट स्किल, योर सॉफ्ट स्किल हेल्प्स यू इन एवरी सेक्शन ऑफ लाइफ। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, स्टूडेंट्स आपकी सुनेंगे भी, आपके कंट्रोल में भी रहेंगे। ठीक है, और घर भी कंट्रोल में रहेगा। कम्युनिकेशन अच्छा है तो कम्युनिकेशन आपके वर्क प्लेस पे भी काम आ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आ रहा है, आपकी सोशल लाइफ में भी काम आ रहा है। डिसीजन मेकिंग, अगर आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा है, वर्क प्लेस में भी काम आएगा, फैमिली मैटर्स में भी काम आएगा, सोशल मैटर्स में भी काम आएगा। ठीक है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, वर्क प्लेस में भी काम आएगा, फैमिली इश्यूज में भी काम आएगा, और अगर बाहर कुछ होता है तो वहां भी काम आएगा। तो सॉफ्ट स्किल का कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है। वंस यू डेवलप वन सॉफ्ट स्किल, इट विल हेल्प यू इन एवरी सेक्शन ऑफ लाइफ, और मरते दम तक काम आएगा। मरते दम तक काम आएगा ना। डिग्री के जैसा थोड़ी ना कि ये डिग्री जॉब लगने तक है बस। सॉफ्ट स्किल विल हेल्प यू टिल योर लास्ट ब्रीथ। अगर हॉस्पिटल में पड़े हैं और कोई देख नहीं रहा है, और अगर आपने 2 सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिए तो पूरा हॉस्पिटल भाग कर आता है ना। पॉसिबल? आप हिंदी में कितना ही चिल्लाओ, अरे कोई है, तो झाड़ू मारने वाला भी डांटता आपको, रुको आ रहे ना, मर रहे थोड़ी तुम, है ना। झाड़ू मारने वाला भी डांट देता आपको। और वहीं अगर आपने थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दिया तो आप पूरा मैनेजमेंट भाग कर आता, कौन है ये, है ना। पॉसिबल? तो कम्युनिकेशन आपका हर जगह काम आ रहा है आपको। ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू से हियर कि सॉफ्ट स्किल कैन हेल्प यू इन एवरी सेक्शन ऑफ लाइफ। जितने भी लाइफ में जितने भी मोड़ आ सकते हैं, वहां आपका सॉफ्ट स्किल आपको काम आता है। ठीक है। अब कई ऐसे सर्वे हैं जो बताते हैं कि प्रोफेशनल सक्सेस में सॉफ्ट स्किल का कितना पार्ट है और हार्ड स्किल का कितना पार्ट है। तो आपकी प्रोफेशनल सक्सेस में 71% सॉफ्ट स्किल का कंट्रीब्यूशन है। देखिए, हार्ड स्किल जॉब लगने तक है, यानी मुझे टीचर बनना है तो मेरे डिग्रीज की वैल्यू कब तक? सिलेक्शन तक। सिलेक्शन तक भी नहीं, सिर्फ उस लोकेशन पे पहुंचने तक, दैट्स इट। अब इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि इसको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। तो मेरे हार्ड स्किल की वैल्यू कब तक है कि जहां इंटरव्यू चल रहे हैं वहां तक पहुंचने तक मेरी हार्ड स्किल की वैल्यू है। उसके बाद अब सॉफ्ट स्किल ही सॉफ्ट स्किल।
अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल है तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, सॉफ्ट स्किल अच्छा है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपके स्टूडेंट आपसे इंप्रेस होंगे, आपका मैनेजमेंट आपसे सेटिस्फाइड रहेगा और आप ग्रो करोगे। ठीक है, तो 71% सॉफ्ट स्किल का कंट्रीब्यूशन है आपके प्रोफेशनल सक्सेस में और 29% हार्ड स्किल है। देखिए मैं हार्ड स्किल को जीरो नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हार्ड स्किल इज लाइक गेट पास। हार्ड स्किल क्या है? गेट पास है, यानी इंटरव्यू के लोकेशन तक पहुंचने के लिए आपको हार्ड स्किल चाहिए, आपको वो रिलीवेंट बैकग्राउंड का एजुकेशन चाहिए, है ना, रिलीवेंट बैकग्राउंड का आपको नॉलेज चाहिए ताकि आप उस रेस में आ जाए जहां सब दौड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद सॉफ्ट स्किल ही सॉफ्ट स्किल है। ठीक है, चलिए अब इसमें सो इट वॉज अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इस तरह से देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसके एक एक एलिमेंट के ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटीट्यूड की। ठीक है, क्या व्हाट इज एटीट्यूड? सो माय क्वेश्चन इज टू यू, व्हाट इज एटीट्यूड? कैन एनीवन? Yes, anybody can. What is attitude? Yes, sir. Are you dealing with the different situations in your life? Are you dealing with different situations? How you deal with the How do you deal with? Good, very good. One part you covered.